हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना राजपूत आपका इनोवेशन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट का कुछ और भी पार्ट्स क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर हमारा पहला वाला वीडियोस या लेक्चर देखे होंगे तो हमने उसमें फर्स्ट चैप्टर के कुछ पार्ट्स क्लियर किए थे, जिसमें कोल्ड वॉर और आपका क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है। तो इस वाले चैप्टर में हम उसके आगे के पार्ट्स को देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को समझने में आसानी होगी इन वीडियोस को देख के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर देखा होगा और दूसरा वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं। पहले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत उसका हिस्ट्री जानने की कोशिश की कि ये दो सुपर पावर्स कैसे आई, और जो दूसरा लेक्चर में आपने पढ़ा, अगर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्या होता है, और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में हमने बताया था। तो अब जो तीसरा टॉपिक क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में वो है कि जो छोटे देश होते थे, बहुत सारे ऐसे कारण होते थे जो कि बड़ी महाशक्तियों के साथ यानी कि सुपर पावर्स के साथ क्यों जुड़ते थे। द स्मॉलर स्टेट्स वेर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू। अब किस लिए हेल्पफुल होते थे? तो ये कुछ 4 रीजंस हैं जो कि मेनली रीजंस है जिससे कि छोटी कंट्रीज को भी सुपर पावर्स के साथ आने में हेल्प होता था, और प्लस में सुपर पावर्स को तो उनसे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता था। अब फर्स्ट जो हेल्प है, जो फर्स्ट मदद है, वो है महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे कि तेल और खनिज। अब इसमें जैसे है वाइटल रिसोर्सेज। अब इसमें रिसोर्सेज क्या है भाई? तो ऑयल एंड मिनरल्स। ये क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पर ये सारी चीजें जो कि बहुत ही नेचुरल होती हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कि इराक वगैरह है, वहां पे तेल के भंडार बहुत हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो जो सुपर पावर्स होती थी वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंट्रीज उनके पक्ष में, उनके साथ जुड़ जाएं, जिससे कि वो उनका फायदा ले सके, उनके तेल, उनके खनिज, उनके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फायदा उठा सके। तो ये फर्स्ट रीजन है। देन अगर सेकंड रीजन देखें तो उसमें है टेरिटोरी, जिसके भू क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पर क्या है? ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों व सेना का संचालन कर सके। अब हथियार क्या होता है? जब युद्ध होता है तो पर्टिकुलर एक जगह होती है जहां से लोग एक दूसरे पर जाए, अलग अलग जो देश होते हैं वो एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो उन हमला करने के लिए वो जगह, पर्टिकुलर जगह चाहिए संचालन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सेना को भेजने के लिए, हथियारों को भेजने के लिए। तो इसीलिए उनको भू क्षेत्र यानी टेरिटोरी की जरूरत पड़ती है। तो टेरिटोरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रॉप्स, वो ताकि अपने वेपन्स एंड ट्रॉप्स को लॉन्च कर सके, इसलिए भी उनको पर्टिकुलर कुछ जगह चाहिए होती जो कि उनको अपनी दुश्मन देशों से काफी अच्छा उनका प्रभाव उन पर पड़ सके और उनको बचाव मिल सके उनसे। देन अगर तीसरा रीजन देखें हम इस टॉपिक से तो वो है सैनिक ठिकाने, जिसको हम सोल्जर्स लोकेशंस बोल सकते हैं। और यहाँ पर है कि जहां से महाशक्तियां जासूसी कर सके, स्पाई मतलब एक दूसरे की खबर ले सके, जिससे कि पता चल पाए कि अगले देश में दुश्मन देश कर क्या रहा है और आगे की नीयत क्या है उसके करने की। तो इस तरीके से देखें तो सोल्जर्स लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे निगरानी बनाए रख सकते हैं कि अगला कदम मेरे दुश्मन का क्या होगा या दुश्मन कंट्री का क्या होगा। तो इस तरीके से ये तीसरा टॉपिक है, जिसकी वजह से बड़ी महाशक्तियां छोटे देशों के साथ दोस्ती करती थी और छोटे देश भी अपने प्रोटेक्शंस और अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, तो उसकी वजह से भी वो उनके साथ कनेक्ट हो पाते थे। तो इस तरीके से अगर हम चौथा टॉपिक देखें तो वो है इकोनॉमिकल सपोर्ट। अब यहाँ पर बात आती है, क्योंकि अगर एक सुपर पावर है उसके अंडर में 12 कंट्री, 15 कंट्री आती है, तो उन सब का खर्चा उठा पाना उस एक सुपर पावर्स के लिए बहुत मुश्किल का काम हो सकता है। तो इसीलिए वो सुपर पावर्स क्या करती थी कि जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको कुछ एक अमाउंट फिक्स कर देती थी, जैसे कि टैक्स, एक तरीके से उनकी सेफ्टी, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए वो जुड़े हुए एक साथ, तो उनको एक अमाउंट देना पड़ता था उनको। तो वो एक तरीके से इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए भी छोटी कंट्रीज पर वो डिपेंडेंट रहते थे। अब यहाँ पर देखें, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च
का वहन करने में मददगार होते थे, क्योंकि सेना इतनी बड़ी करनी थी उनको। 12-15 देशों के साथ जब दोस्ती की है, जब संगठन बनाया है, तो सेना ऑब्वियसली सी बात है कि बड़ी होगी। तो उनका खर्च करने के लिए, उन पे सारी चीजें उनको मेंटेन करने के लिए उनको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती थी, जो कि उनको छोटे छोटे कंट्रीज से हेल्प मिलती थी। तो economical support in that many small allies together could help pay for military expenses। बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो कि एक्सपेंसेस इन छोटी छोटी कंट्रियों के पैसों से निकाल लेते थे वो। तो ये 4 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बड़ी कंट्रीज छोटी कंट्री पे डिपेंडेंट होती थी और उनसे ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करती थी और ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंट्रीज को अपने साथ लाने की कोशिश करती थी। तो इस तरीके से ये 4 रीजन हैं जिससे कि बहुत सारे फायदे होते थे बड़े बड़े सुपर पावर्स को। अगर अब अगला टॉपिक देखें तो उसमें जो टॉपिक है अगला वो है शीत युद्ध के दायरे, जिसको हम एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध भी हुए, अर्थात इनमें होने की बहुत सारी संभावनाएं भी बनी, लेकिन बातें एक हद तक बढ़ी और फिर टल गई। तो वो जो जिस भी एरिया में ये सारी चीजें हुई, ये सारी बातें हुई, जहां पर वो दोनों महाशक्ति आमने सामने आई, उन एरियाज को, उस हद को, एक तरीके से उस वर्ल्ड में जितने भी जहां जहां पर ये सारी चीजें हुई हैं, ये घटनाएं हुई हैं, उसको हम एक नाम से जानते हैं, जिसको हम पर्टिकुलर शीत युद्ध के दायरे, मतलब कोल्ड वॉर वो कहाँ तक चला था, फैला था, वो बोलते हैं। अब यहाँ पर है बहुत सारे ऐसे देश थे जो उससे प्रभावित थे, जैसे कि कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, ऐसे भी कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर व्यापक जनहानि हुई थी बहुत ज्यादा, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, परमाणु युद्ध तक जाने की नौबत नहीं आई। तो अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो क्या है, तो एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर threatened to occur between the alliances systems but did not occur certain limits। मतलब उन्होंने अपनी लिमिट को ना खोते हुए एक हद में अपनी लड़ाई करी, या विचारों की लड़ाई हो, या वो प्रचारों की लड़ाई हो, या अपने वर्चस्व को दिखाने की लड़ाई हो, तो एक हद तक इन्होंने ऐसे किया। अब दूसरा क्या है, अ ग्रेट मेनी लाइव्स वेर लॉस्ट इन सम ऑफ दीज एरियाज लाइक कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान, बट द वर्ल्ड वॉज सेपरेट न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल हॉस्पिटैलिटीज। यहाँ पर भले ही कितना ही खून खराबा हुआ हो, कितनी भी डेथ्स हुई हो, कितनी भी लाइफ गई हो, बट यहाँ पर वर्ल्ड एक तरीके से सेपरेट रहा, अलग रहा, किससे, न्यूक्लियर वॉर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक देखने को मिलता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, मतलब 3 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर खून खराबे वाली लड़ाई भी हुई थी कुछ हद तक। वो कौन से थे, तो two superpowers were paused from direct confrontations in these areas like कोरिया, बर्लिन एंड कांगो। अब कोरिया में जो 1950 से 1953 तक चला, बर्लिन में 1958 से 62, एंड कांगो से स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1960 से हुई थी। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ी खून खराबे वाली लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें कि बहुत ज्यादा जनहानि भी हुई थी। तो इस तरीके से देखें तो शीत युद्ध के दायरे में भी जितना आपको कोल्ड वॉर जहां पे जिन देशों में उन दोनों का आमना सामना हुआ, उन देशों को, उन एरियाज को बोल सकते हैं शीत युद्ध के दायरे। तो जैसा कि हमने देखा कि शीत युद्ध के दायरे की अगर बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज सामने सामने भी आई और बहुत सारे विश्व में लड़ाई झगड़े भी हुए थे ऐसे। तो उसमें जो हमारे इंडिया के, मतलब भारत के जो नेता थे, कौन, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, उनकी क्या भूमिका रही है इस पूरे शीत युद्ध के दौरान और उन्होंने किस तरीके से इसमें क्या भूमिका निभाई है। तो एक तरीके से देखें तो नेहरू जी ने उत्तरी व दक्षिण कोरिया की लड़ाई में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। उन्होंने दोनों कोरियाई देशों को लड़ाई से दूर रखा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि मतलब नेहरू जी ही क्यों ऐसा करते, क्योंकि ये जो नेहरू जी थे, भारत था और बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि उन दोनों सुपर पावर्स के पास, मतलब उनके संधि में, उनके मतलब दोस्ती उनके साथ नहीं थी। हाँ, इसीलिए ये लोग अलग थे, इनका एक अलग ही ग्रुप था जिसको अगर हम बोले तो नाम के नाम से जानते हैं, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं।
इसके अंतर्गत वो ऐसे देश और वो देश आते थे जो कि दोनों गुटों से बचकर रहना चाहते थे और अपना प्रॉपर विकास करना चाहते थे। तो इसीलिए वो सारे कंट्रीज जो इन दोनों गुटों में नहीं थे, वो भरसक प्रयास करते रहे ताकि इन दोनों में तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए और इन दोनों में आमने-सामने की लड़ाई बहुत कम हो, खून खराबे की लड़ाई बिल्कुल ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने, बहुत सारे ऐसे नेता थे और इंडिया के भी, भारत के भी, जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी, इन दोनों की लड़ाई, क्योंकि एक अमेरिका का है और दूसरा सोवियत यूनियन का देश है, तो इन दोनों की लड़ाई को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक मध्यस्थता, मीडिएटर की भूमिका निभाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेहरू वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ द नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाइज कंट्रीज। तो इस तरीके से देखें तो कोरिया में उन्होंने एक मीडिएटर का काम किया, जिससे कि कोरिया जो कंट्री थी, दोनों कंट्री के बीच लड़ाई नहीं हुई। उसके बाद सेकंड जो नेता आते हैं, चर्चित हैं, वो उन्होंने क्या किया, कांगो के युद्ध में यूएनओ के महासचिव के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहां के जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी, वो उन्होंने कांगो के युद्ध में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी और एक तरीके से कहें उन्होंने भी सेम काम, मीडिएटर का रोल किया था, जो कि नेहरू जी ने दक्षिण और उत्तरी कोरिया को मिलाने के लिए किया था। तो इन द कांगो क्राइसिस द यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड द की मीडिएटर रोल, उन्होंने भी सेम यही किया था। तो इस तरीके से देखें तो जो देश इन दोनों महाशक्तियों या गुटों में शामिल नहीं थे, इन दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण या यूं कहें कि सराहनीय कार्य किया था। इन सभी देशों की कोशिश यही रही कि विश्व में शांति बना रहे, परमाणुविक युद्ध ना हो और पूरे विश्व को युद्ध की मार न झेलनी पड़े, इसीलिए मध्यस्थता को कायम रखा इन्होंने। और मध्यस्थक की भूमिका बहुत सारे ऐसी लड़ाई और बहुत सारे ऐसे वाद विवाद में इन्होंने निभाते रहे, ताकि ये दोनों महाशक्तियां कभी आमने सामने ना आ पाए। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स, यहाँ तक कि पूरा जो विश्व है यही चाहता था कि दोनों महाशक्तियां दोबारा ना लड़े और तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो दोनों सुपर पावर्स को आमने सामने नहीं आने देना चाहती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने मीडिएटर की भी भूमिका निभाई थी, जहां पर दोनों सुपर पावर्स आमने सामने आकर लड़ी। तो जिसकी वजह से लड़ी और जिसकी वजह से पूरा विश्व में खतरा बढ़ता चला गया, तो दोनों सुपर पावर्स को भी लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम दोनों एक दूसरे को भविष्य में आगे जाके नुकसान ज्यादा ना पहुंचा सके। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि विश्व इसका कोई मतलब, हमारा कोई भूमिका ऐसा ना हो जिसकी वजह से पूरे विश्व को मार झेलनी पड़े और हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो। इसकी वजह से उन दोनों सुपर पावर्स ने कुछ संधियां, कुछ ट्रीटीज किए, जिसकी वजह से बहुत सारे पूरे विश्व में परमाणु हथियारों को एक सीमित करके रखा गया, एक लिमिट में करके रखा गया। तो वो संधियां कौन सी थी, वो ट्रीटीज कौन से थे, तो आइए देखते हैं। तो दोनों महाशक्तियों के बीच में बहुत सारी संधियां हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया, तय किया गया ये कि लिमिटिंग मतलब सीमित करेंगे बहुत सारे परमाणुविक हथियार और बहुत सारे ऐसे वेपन थे जो बहुत ही नुकसानदायक थे और पूरे विश्व को वो खत्म कर सकते थे। तो उनको सीमित करना था, जितना बन गया उससे आगे नहीं बनाना था, और एलिमिनेटिंग मतलब खत्म करना था, और जो भी डिस्ट्रॉय कर सके जिनको, उनको खत्म कर देते। तो इन दोनों चीजों पर तो बहुत सारी कंट्रीज ने एग्री किया, लेकिन ज्यादातर जिस चीज पे एग्री किया वो है लिमिटेशन, मतलब सीमित करने पर। उसकी वजह से आर्म्स कंट्रोल्स, बहुत सारे अस्त्र नियंत्रण के लिए संधियां हुई, बहुत सारे ट्रीटी भी बनाए गए जो कि 1960 में बनाए गए थे। अब फर्स्ट जो ट्रीटी था वो LTBT, जिसको हम लिमिटेड टेस्ट बार ट्रीटी बोलते हैं। मतलब इसका क्या है कि परमाणुविक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ऐसी चीजें, ऐसी जितने भी परमाणुविक हथियार अगर कोई भी देश बनाता है तो बहुत कम से कम उसका यूज करे, परीक्षण मतलब जांच पड़ताल करे, टेस्ट करे, ताकि वो कैसा बना है कैसा नहीं, इसकी टेस्ट भी बहुत लोग करते थे उस वक्त मिसाइल्स की। तो वो चीजों पर कंट्रोल किया जाए, और यहाँ पर क्या है, टेस्ट बार मतलब टेस्ट उन मिसाइल्स को ना किया जाए, कम से कम किया जाए न्यूक्लियर मिसाइल को, जिससे कि हमारे विश्व को हानि पहुंचे।
अब यहाँ पर जो दूसरा ट्रीटी किया गया, मतलब संधि की गई, वो NPT मतलब नॉन प्रोलिफेरेंस ट्रीटी था, जिसका मतलब होता है परमाणविक अप्रसार संधि। अप्रसार का मतलब होता है उसका फैलाव को रोकना, उसको मतलब बढ़ने से रोकना। तो जितने भी परमाणविक हथियार बहुत सारे देश बनाने लग गए थे, उस चीज को, उस बहुत बड़े स्तर पर जो सबके देश में सबके मन में आ चुकी थी कि अगर हमें शक्तिशाली बनना है तो हमारे पास परमाणविक हथियार होने चाहिए। तो वो चीजों को रोकना और उनको बनने से रोकना, उस चीजों को जो उनकी डील जो होती थी वो इस संधि में होती थी, परमाणविक अप्रसार संधि में। अब जो तीसरा संधि था वो है साल्ट मतलब SALT, जिसका मतलब है द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क मतलब परमाणविक प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। इसका मतलब ये है कि जितने भी चीजें बन गई हैं, जितने भी चीजें एटॉमिक्स बॉम्ब्स, हथियार, मिसाइल्स, वेपन्स, फाइटर पैलेट्स, जितने भी चीजें बन गई है उनको एक लिमिट में करके रखें, उससे आगे ना बढ़ने दें और उसका यूज कम से कम, या कहे तो बिल्कुल ही ना करें, और ऐसी सिचुएशन आए ही ना जिसका यूज करना पड़े। तो इस तरीके की चीजें जो थी वो की गई शीत युद्ध के बाद, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और दोनों महाशक्तियों को लगा कि ये करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगली क्लास में हम इसके अगले वाले टॉपिक को कवर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट भी है आपको तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और वहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।